Hello everyone, welcome to NTA NEET Test 105 Chemistry Discussion. I'm Shashi. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ. व्हाट इज़ द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. तो IUPAC नेमिंग में अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड जो है वो इधर लीनियर चेन में आ रहा है. तो 1 2 3 4 और लॉन्गेस्ट कार्बन की तरफ 5 6 7. तो फोर्थ पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल और इथाइल प्रेजेंट है. तो 4 पे साइक्लोप्रोपाइल एंड इथाइल, और अल्फ़ाबेटिकली देखें तो C पहले आएगा E से. तो 4 साइक्लोप्रोपाइल 4 इथाइल और 7 कार्बन था तो हेप्टीन. यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम चेंजेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल व्हेन अंडरगोज डाइमराइजेशन. डाइमराइजेशन में हमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज देखना है. CF3 के लिए अगर हम देखें तो CF3 ऐसा है, और एक लोन पेयर ये भी एज ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड काउंट होता है. तो 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहे हैं तो sp3 है, और जब डाइमर बना लेगा तो C2F6 बन रहा है. तो इसमें भी जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आएगी ये भी sp3 आ रही है. तो इसमें तो ऐसा कोई चेंज नहीं हो रहा है. CiO3, अच्छा ये आई थिंक ये ClO3 होगा. Cl है और डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. एक लोन पेयर बचेगा इसके पास. फॉर्मल चार्ज से सोच सकते हो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है. एक और इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी मॉलिक्यूल पे 0 चार्ज आएगा. तो इस पर अगर हम देखें अगेन 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये तीसरा और ये चौथा. तो sp3 है. और अगर Cl और ClO6 हो जाएगा तो भी देखें अगर हम तो ये फिर से sp3 हाइब्रिड ही रहेगा. तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है. NO2 का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, और N2O4 इसके लोन पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, एक बॉन्ड बना देंगे. तो ये यहाँ पे sp2 हाइब्रिड दिख रहा है और ये यहाँ पे sp2 ही हाइब्रिड दिख रहा है. तो किसी भी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है. तो ऑल ऑफ दीज तो नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, नॉन ऑफ दीज होना चाहिए. हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम चेंजेस, तो किसी भी मॉलिक्यूल में चेंज नहीं हो रहा है. द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर फ्यू गैसेस एट 290. हमें गैसेस की हेनरीज लॉ कांस्टेंट गिवन है और सॉल्युबिलिटी पूछा जा रहा है. तो सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें P = KH × X होता है. ये गैसियस फेज़ में है या वेपर फेज़ में है, और ये है लिक्विड फेज़ में, मतलब X जो एक्वस या जो सॉल्यूशन का पार्ट है. तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है, तो KH की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो X की वैल्यू कम होगी. मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जो सॉल्युबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH है. मतलब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो N2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, देन H2 देन O2. तो ये करेक्ट आंसर है. If the distance between Na+ and Cl- ions in a NaCl crystal is a picometer, the edge length. अगर हम NaCl देखें तो NaCl में Cl- जो है वो FCC स्ट्रक्चर रहता है, मतलब इन FCC पोजीशन पे रहता है, और Na+ जो है वो एज के इस पोजीशन पे है. तो अगर इस पोजीशन पे है, अगर हम देखें तो ये दिया हुआ है हमें कि Na+ और Cl- में ये जो डिस्टेंस है ये a है. तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, है ना. मतलब एज लेंथ जो होगा वो टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ, इस पोजीशन से इस पोजीशन और इस पोजीशन. ये Na+ है, ये वाला Na+ है, और कॉर्नर वाले Cl- हैं. तो 2a पिकोमीटर आ जाएगा. ड्राइंग एजेंट विच रिएक्ट विथ CO2 एंड रिमूव्स वाटर वेपर. तो CO2 के साथ भी रिएक्ट कर रहा है. जैसे CaO है तो ये CO2 के साथ भी रिएक्ट करेगा, तो ये CaCO3 बन जाएगा. और साथ ही साथ ये H2O के साथ भी रिएक्ट करेगा. जब ये H2O के साथ रिएक्ट करता है तो फिर ये CaOH होल ट्वाइस बनाता है. CaOH होल ट्वाइस बना लेगा, तो दोनों के साथ ही रिएक्शन कर रहा है. तो ये ड्राइंग एजेंट के जैसा हम इसको यूज़ कर सकते हैं. अरेंज स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकैटायन. स्टेबिलिटी की बात जब हम करते हैं तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है. सेकंड में 3 डिग्री है, और 1 और 3 तो 2 डिग्री है, और फोर्थ है 1 डिग्री. तो 2 की सबसे ज़्यादा होगी और 4 का सबसे कम होगा.
तो 2 की सबसे ज़्यादा है और 4 की सबसे कम है। अब हमें 1 और 3 में देखना है, तो हम 1 और 3 में कैसे डिसाइड करें? 1 और 3 में हम CH हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड कर रहे हैं, जिसमें CH हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी। जैसे फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इधर है और 1 हाइड्रोजन इधर है, और इस कार्बोकैटायन को देखें तो 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है। तो इसमें CH हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, 4 CH हाइपर कॉन्जुगेशन है, और इसमें 3 CH हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो हम 4 वाले को ज़्यादा स्टेबल कर देंगे, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, द कॉम्प्रेसिबिलिटी Z होता है ऑफ गैस इज़ लेस देन यूनिटी, Z इज़ इक्वल टू VM अपॉन VM आइडियल मोलर वॉल्यूम, और ये है रियल मोलर वॉल्यूम। दिस इज़ लेस देन 1, इसका मतलब है कि VM जो रियल है दिस इज़ लेस देन VM आइडियल। और आइडियल मोलर वॉल्यूम हमें पता है STP पे क्या होती है। देखो ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये गलत 22.4 ले लेते हैं। STP पे 22.7 लीटर पर मोल होता है ना, ये ATM के अकॉर्डिंग कर देते हैं आंसर। तो VM इज़ लेस देन 22.4 लीटर पर मोल, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 ब्यूटाइन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इससे तो 2 ब्यूटाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। जिंक या Ag किसी के साथ रिएक्शन करा दो तो जिंक के साथ भी कराओ, 2 ZnCl2 निकल जाएगा, और यहाँ से 4 AgCl निकल जाएगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली इसका भी रिएक्शन अगर NaNH2 के साथ करा देंगे हम, तो इससे भी ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा, तो बोथ A एंड B आर करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट N2O3, तो पहले हम N2O3 का स्ट्रक्चर बना लें, फिर देखेंगे कि सही क्या नहीं है। N2O3 जो है वो NO2 और NO के मिलने से बन रहा होगा। ये प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, सॉरी इस पर प्लस चार्ज है, ऐसा। इट इज़ एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NO एंड NO2, सही बात है। दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइन होंगे। जैसे अभी हमने NO2 का स्ट्रक्चर देखा था, NO का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है। NO का स्ट्रक्चर हमने ऐसा बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस पर, तो ऐसा है। तो इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और NO2 के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। NN बॉन्ड लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली 186 पिकोमीटर, ये अगर आपको याद है तो आंसर कर सकते हो। बॉन्ड एंगल अराउंड नाइट्रोजन एटम्स आर इक्वल, सारे बॉन्ड एंगल इक्वल नहीं होंगे, ऑब्वियसली हमें दिख रहा है यहाँ पे। जैसे ये दोनों बॉन्ड एंगल तो इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये हाइब्रिड रेजोनेंस हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये दोनों बॉन्ड एंगल इक्वल होंगे। बट यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ का बॉन्ड एंगल डिफरेंट होगा। तो बॉन्ड एंगल अराउंड नाइट्रोजन एटम्स आर इक्वल, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, दिस इज़ नॉट ट्रू, तो ये अपने लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑल द बॉन्ड एंगल्स अराउंड नाइट्रोजन एटम आर डिफरेंट, तो ऑब्वियसली डिफरेंट है। अगेन ऑल बॉन्ड एंगल्स डिफरेंट नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ हैविंग करेक्ट स्टेटमेंट, मॉलिकुलर क्रिस्टल्स आर हार्ड इन नेचर, ये गलत है। मॉलिकुलर क्रिस्टल सॉफ्ट होते हैं। मॉलिकुलर क्रिस्टल जैसे CO2 का अगर बना लो या किसी भी ऐसे O2 को अगर फ्रीज़ कर दो तो उनके जो क्रिस्टल्स होंगे वो सॉफ्ट होंगे। सिलिकॉन कार्बाइड इज़ अ कोवेलेंट क्रिस्टल, सही बात है। सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो कोवेलेंट क्रिस्टल होता है, इस तरह से अरेंज्ड रहता है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, और इनके बीच में आपस में भी लिंकेज रहते हैं, तो ये कोवेलेंट क्रिस्टल है, सेकंड करेक्ट है। इंक्रीज इन रेडियस रेशियो रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी सही है। जितना रेडियस रेशियो कटायन अपॉन आयन का वैल्यू बढ़ता है, जैसे जब 0.414 से लेके 0.732 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है। अगर 0.414 से बड़ा, अगर 0.732 से बड़ा होगा तो फिर 8 या 12 की तरफ टेंड करेगा, और अगर 0.414 से छोटा है तो फिर ये 4-2 की तरफ टेंड करेगा। तो ये सही बात है, इंक्रीज़ इन रेडियस रेशियो इंक्रीज़ इन कोऑर्डिनेशन नंबर। और इन कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2+ इज़ 4, ये गलत है। कैल्शियम फ्लोराइड के स्ट्रक्चर में कटायंस की 8 होती है और अनायन की, मतलब अनायन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनायन होगा F-, उसकी 4 होगी, तो ये उल्टा लिख दिया है। तो 2 और 3 करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर ऐसे केस में हम फजान रूल से देख सकते हैं। फजान रूल जैसे जितना, देखो यहाँ पे कटायन का साइज़ तो सबका सेम है, लेकिन अनायन का साइज़ डिफरेंट है। तो अनायन का साइज़ जब बड़ा रहेगा, जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना ही ज़्यादा ये कटायन जो होगा ये इसको डिस्टॉर्ट कर सकता है।
डिस्टॉर्ट करेगा तो फिर कोवेलेंट नेचर उतना ज़्यादा होगा, और कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा तो फिर आयनिक नेचर कम होगा। जैसे PbI2 के अंदर Pb और I- में कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा, क्योंकि I- का साइज़ सबसे बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर विड्रॉ हो जाएगा। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर सबसे कम है, तो 3 सबसे कम है, तो ये करेक्ट आंसर इसी के अकॉर्डिंग दिया होगा। द गिवन रिएक्शन दिस इज़ एन, तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो Br को रिप्लेस करके OH- लग रहा है, और क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। अगर इन्वर्जन हो रहा है, सबसे पहले रिप्लेस कर रहा है तो सब्सटीट्यूशन है ना, और इन्वर्जन हो रहा है मतलब SN2 रिएक्शन, वर्ल्डन इन्वर्जन। In which of the following compounds the nitrogen atom exhibits negative oxidation state? नेगेटिव, जैसे सोडियम नाइट्रेट है तो NO3 माइनस है, तो नाइट्रोजन की तो प्लस में आएगी, x - 6 = -1, तो x = +5 आएगा। NO का भी +2 - 2 आ जाएगा यहाँ पे। सोडियम अजाइड में N3 माइनस है, अगर हम एवरेज देखें नाइट्रोजन का, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन जो होगा वो -1/3 आएगा, तो इसमें नेगेटिव है केवल। नाइट्राइट में भी सेम तरीके से पॉजिटिव आ जाएगा। An aqueous solution of hydrogen sulfide shows the equilibrium this if dilute hydrochloric acid is added। H+ अगर हम ऐड कर देते हैं तो ली शैटलर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर H+ ऐड किया जाएगा तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी, है ना, मतलब SH- की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और H2S की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल चेंज, गलत बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SH- विल इंक्रीज, अगेन गलत, डिक्रीज होगा। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोशिएटेड हाइड्रोजन सल्फाइड विल डिक्रीज, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी गलत है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SH- विल डिक्रीज, ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In 2 hydrogen atoms X and Y, the electrons move around the nucleus in circular orbit of radius r and 4r respectively. The ratio of time taken by them to compute one revolution. रिवोल्यूशन देखना है तो रिवोल्यूशन हम कैसे देखेंगे, रिवोल्यूशन देखेंगे जैसे टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पीरियड डिपेंड करेगा कि मतलब उसका सर्कमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी, यही होगा टाइम पीरियड। या तो आप यूनिट्स मैच कर लो, यूनिट्स मैच करोगे तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है और ये भी मीटर है, तो मीटर अपॉन मीटर पर सेकंड, तो ये सेकंड में आ जाएगा। अब यहाँ से हमें तो केवल रेशियो चाहिए, तो रेडियस अगर हम देखें तो रेडियस जो है वो डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n²/z के, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z/n के। तो इसको यहाँ पे पुट कर दे तो टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के लिए n²/z, वेलोसिटी के लिए z/n, तो ये वैल्यू आ रही है n³/z²। अब z की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों हाइड्रोजन एटम है तो z कांस्टेंट है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि T1/T2 = n1/n2 का होल क्यूब, सही है। तो n1/n2 का होल क्यूब। अब n और r में क्या रिलेशन है, r को अगर हम देखें तो r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² है, मतलब इसको हम लिख देते हैं ऐसा, उल्टा लिख देते हैं, मतलब n जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r आ जाएगा, तो इसको हम √r1/r2 टू द पावर 3 लिख देते हैं। और r1 और r2 हमें दिया हुआ है, एक r है और एक 4r है, तो r/4r, r और 4r की रूट 1/2 और होल टू द पावर 3, तो r और r कैंसिल हो गया। 1/4 अगर हम देखें तो 1/4, एक सेकेंड, 1/2 है ये 3 है, तो 1/4 का रूट तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 का क्यूब तो 1/8 आ जाएगा, तो ये वैल्यू 1/8 आ जाएगी, तो 1:8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली समझ में आ गया होगा, थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, तो टॉलेंस रिएजेंट को जब हम रिड्यूस करने की बात करते हैं तो एल्डिहाइड्स टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, लेकिन कीटोन नहीं करता है। तो ये तो फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है, बट फॉर्मिक एसिड को अगर हम देखें तो इधर एक तरफ एल्डिहाइडिक सेंटर है, तो ये रिड्यूस कर देगा। इसमें NHOH है, तो NHOH में जो NHOH है, तो ये जो H2 है ये यहाँ से रिड्यूस हो जाता है,
और ये कन्वर्ट हो जाता है पीएच एंड डबल बॉन्ड ओ में, और ये तो एल्डिहाइड है ही, तो तीनों ही कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। एक्वा सोल्यूशन ऑफ Na2 प्लस कंटेन्स दिस एंड इट्स Na2 प्लस, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, व्हेन अमोनिया इज एडेड इन इट कमेंट ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है आर्गन 3D8 4s2, निकल 2+ जो होगा वो हो जाएगा आर्गन 3D8। अब मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2 आ जाएंगे, है ना। n×n+2 का रूट इज़ इक्वल टू 2.83, तो यहाँ से n×n+2 इक्वल टू 8 आ जाएगा, एंड देयरफॉर n इक्वल टू 2। तो मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर H2O है तो कोई पेयरिंग तो हो गई नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। हमें पूछ रहा है कि अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन हो जाए तो अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया इसके साथ रिएक्शन करके NiNH3 6 फॉर्म कर लेगा, ठीक है। अब NiNH3 6 फॉर्म कर लेगा, बट इसमें पेयरिंग होगी क्या, तो पेयरिंग अगर हो भी जाती है तो समझो कि 2 d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होंगे, जैसे 1 2, अगर मान ले पेयरिंग हो गई 3 4 5 6 7 8, तो अगर पेयरिंग हो जाती तो एक ही d ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा, तो फिर ये गलत स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब पेयरिंग नहीं होगी, फिर जैसा स्ट्रक्चर था वैसे ही रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी रहेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट सेम रहेगा, मतलब इट विल रिमेन सेम। इन द रिएक्शन दिस हमें क्या करना है, द प्रोडक्ट C इज़, तो प्रोडक्ट बताना सबसे पहले NaNH3 लिक्विड के साथ रिएक्शन हो रही है। अब NaNH3 लिक्विड के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर ये बर्च रिडक्शन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C फॉर्म कर लेगा, ये जो है ये C डबल बॉन्ड C बन जाएगा। देन DCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो C के साथ D और Cl लग जाएगा इसे, बट ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, और इसके बाद Ca का रिएक्शन होगा नहीं इस पर। मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने ये फर्स्ट में मेरे ख्याल से ये NaNH2 लिखना चाहिए था, इन्होंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, तो हम NaNH2 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके बताते हैं, क्योंकि गिवन ऑप्शन से तो सॉल्व नहीं होगा। तो A के साथ जब इसका NaNH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब D प्लस के साथ ये B जो होगा वो दोनों तरफ D एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, CD और CD बन गया। इसके बाद Cr2BH जो है, और सेकंड स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है CH3CO2H के साथ, तो फर्स्ट स्टेप में तो वही सिन हाइड्रोब्रोमिनेशन हो जाएगा, हाइड्रोबोरेशन हो जाएगा, मतलब H इधर अटैच हो जाएगा और BCr2 इधर अटैच हो जाएगा। Cia है सेकेंडरी आइसोअमाइल और ये डबल बॉन्ड है, फिर इसका CH3CO2H के साथ रिडक्शन कराते हैं तो फिर दोनों तरफ D लग जाएगा इसमें। तो ये फर्स्ट वाले में तो लीनियर था D, और इसके केस में फिर C डबल बॉन्ड C लग गया, और D और D, और एक तरफ H और H ऐसा, क्योंकि ये जो एडिशन है ये कैसा एडिशन है, ये है सिन एडिशन, जो हाइड्रोबोरेशन होता है, हाइड्रोबोरेशन है सिन एडिशन, सेम साइड अटैच होगा, तो H और H सेम साइड, D और D सेम साइड। The enthalpies of formation of N2O and NO are this and this. The enthalpy of the reaction of this. इसका अगर हमें enthalpy of reaction चाहिए तो ये 4 times delta H naught formation of NO gas minus 2 times delta H naught formation of N2O। O2 क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि O2 रेफरेंस स्टेट है, और रेफरेंस स्टेट है अगर तो फिर इसका फॉर्मेशन 0 होगा, तो 4 × 90 माइनस 2 × 28 इतना किलोजूल पर मोल दिख रहा है क्लियरली, ये 360 हो गया माइनस 56 304 किलोजूल पर मोल। 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वा सोल्यूशन ऑफ AgNO3, मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन पास किया है फर्स्ट वाले में, तो Ag प्लस से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Ag सॉलिड बनेगा, और मतलब 3 मोल Ag बन जाएगा इसमें, क्योंकि 3 मोल इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। सेकंड में देखें तो Na2+ है, अब Na2+ है अगर तो Na2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा,
तब ये Na सॉलिड बनाएगा। तो हाफ बन रहा है इसका, मतलब 3 मोल पास करेंगे तो हाफ मतलब 3/2 मोल बनेगा ये, 3/2 मोल Na बनेगा। थर्ड रिएक्शन अगर देखें तो CO3+ है, इसमें फिर 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये CO सॉलिड बनेगा, मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 मोल कोबाल्ट बन रहा है, तो 1 मोल कोबाल्ट बनेगा। हमें पूछ रहा है कि रेशियो इन विच मोल ऑफ मेटल इज डिपॉजिट, तो 3:3/2:1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6:3:2 आ जाएगा। तो 6:2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 6:3:2, तो ये करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल हुज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दिस। किलो जूल या जूल पर मोल में निकालना है हमें। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है H/0। ये किस में आएगा, ये पर एटम आएगा। तो अगर हमें एनर्जी पर मोल चाहिए तो पहले तो एटम में देखो, H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3.5 इंटू 10⁻13, इतना जूल आ गया, ये पर एटम है। दिस इज़ इक्वल टू 6.6 इंटू 3 अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं 3.5 इंटू ये 10⁻21 और जूल इंटू एक मतलब पर मोल के लिए इसको 6 इंटू 10⁻23 एटम्स से मल्टीप्लाई करते, तो ये पर मोल में आ जाएगा। तो एटम और एटम तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू 6 और 6.6 है, 3.5 है, तो 6 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा, 6×5 = 6, 18, 19, 20, 21, तो ये तो वैल्यू 21 आ रही है। और 21 इंटू 6 अप्रॉक्सीमेटली 6 मान लेते हैं, तो 6 दूनी 12 मतलब 12.6 के अराउंड 13 आ जाएगी वैल्यू। और सॉरी इसको तो पहले 10 की पावर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 10⁻⁻21 और 10⁻23, तो ये 10⁻2 आ रहा है। और 6.6 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा बेटर है, 2 से 12, 2 से 12 और 1 13, तो 13 के आसपास आ रहा है। तो 13 और इंटू 21 है तो 130 के समथिंग आएगा। तो इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 13 इंटू 10⁻3 आ जाएगा, तो ये किलो जूल पर मोल। ऐसे वैल्यू यही बन रही है, 13.91 इंटू किलो जूल पर मोल में आ जाएगा वैल्यू ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस। IUPAC नेम अगर हमें देखना है तो जिंक पे हमेशा +2 चार्ज रहता है और Br पे -1 चार्ज रहेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस पर -2 चार्ज आ जाएगा, तो इस पर +2 चार्ज आ जाएगा। अब H2O का चार्ज 0 है, इसका चार्ज -1 है, तो क्रोमियम का चार्ज कितना आ जाएगा। क्रोमियम के लिए सॉल्व करेंगे तो x - 1 इक्वल टू, क्रोमियम के लिए जब हम सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड सॉरी, तो x - 1 इक्वल टू -2 है, तो +2 है, तो x इक्वल टू +3 आ जाएगा। तो क्रोमियम पे चार्ज है +3 का, जैसे इसमें क्रोमेट तो नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, जिंक पे नेगेटिव है, तो जिंक को हम जिंकेट लिखेंगे। और प्लस चार्ज है, कटायन है, तो फिर उसको तो क्रोमियम ही लिखेंगे हम। जैसे पेंटा एक्वा और आइसोथायोसाइनेटो, क्रोमियम 3 और टेट्रा ब्रोमो जिंकेट, तो ये सब कुछ सही है, मैच कर रहा है, तो ये इसका नाम करेक्ट है, C हो जाएगा इसका नाम। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में Cl ही है सब हर एक जगह पे, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किस में है। जैसे 4 वाले में तो क्लियरली सबसे ज़्यादा दिख रहा है, 4 में सबसे ज़्यादा है, तो इसमें सबसे कम होगी SN2 की रिएक्शन, 4 सबसे कम इन दोनों में है। और इसके बाद फिर 3 दिख रहा है, 3 में CH3 ग्रुप काफ़ी पास है, तो 4 के बाद फिर 3 आएगा, तो ये करेक्ट है। 1 में तो कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही है, तो 1 में सबसे ज़्यादा होगी, तो D क्लियरली करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम देखें तो
डेल्टा टी एफ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई रहता है, और यूरिया में आई की वैल्यू 1 है। पोटेशियम क्लोराइड है KCl, तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। पोटेशियम सल्फेट है K2SO4, तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। और पोटेशियम फॉस्फेट है तो K3PO4 हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो डेल्टा TF जितना ज़्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो आई इसमें सबसे कम है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा, और जितना आई बढ़ता जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होता जाएगा। तो 4 then 3 then 2 then 1 ये करेक्ट आंसर। Which of the following shape are not possible for possible value of n in XCFN? तो XCFN में हमें पता है कि XCF2 होता है, XCF4 होता है, XCF6 होता है। इनमें अगर हम देखें तो XCF2 में 1 2 3 4 5 6 और 2 फ्लोरीन के साथ तो 8। तो ये कैसा है, ये शेप है लीनियर, तो लीनियर तो सही बात है। और ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन के साथ देखें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डोमेन्स स्ट्रक्चर देखें, तो वो हो जाएगा 3 और 2 5, मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो लीनियर तो आ रहा है। और XCF4 में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें ये आ रहा है कैसा अपना स्क्वायर प्लानर आ जाएगा, है ना। इस तरह से अरेंज कर देंगे इसको। तो स्क्वायर प्लानर भी आ रहा है, लीनियर भी आ रहा है। हमें क्या बताना है, नॉट पॉसिबल बताना। XCF6 कैसा है, XCF6 अगर देखें तो F6 तो 6 तो फ्लोरीन है और एक लोन पेयर आ जाएगा। F2 3 4 5 6 तो एक लोन पेयर आ गया। तो 7 इलेक्ट्रॉन डोमेन्स हैं, तो ऑक्टाहेड्रल के आगे फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल होता है, तो ये आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ट्राइगोनल प्लानर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड विथ HNO2? HNO2 के साथ आपने एक रिएक्शन पढ़ा है, बेंजीन और डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन का HNO2 और HCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं BDC, तो वैसा रिएक्शन अगर हम HNO2 के साथ ये सब रिएक्शन कराए तो इनके साथ तो नहीं होगा। NH2 यहाँ पे दिख रहा है, तो NH2 का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये N2+ फॉर्म कर सकता है। तो pH है इधर फिनाइल और ये N2+ में कन्वर्ट हो जाएगा HNO2 के साथ, तो ये डिपार्ट करेगा तो C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव बन जाएगा, और फिर इस पे H2O के साथ रिएक्शन होगी तो इससे PHCO2H बन जाएगा। तो ये बन सकता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ये दे देगा, बाकी के साथ रिएक्शन नहीं होगी। Equal volume of 1 molar HCl and 1 molar H2SO4 are neutralized by dilute NaOH solution and X and Y kilocalorie of heat are liberated। तो ऑब्वियसली इसमें एक 1 मोल H+ है ना, और अगर हम इसका 1 लीटर लेते हैं तो और इसमें 2 मोल H+ है, तो इसमें तो डबल हीट रिलीज़ होगी, मतलब X की जो वैल्यू होगी वो Y की हाफ होगी, तो X = 0.5Y। विच ऑफ द फॉलोइंग कटायन कैन नॉट गिव बोरेक्स बीट टेस्ट? Ag+ जो है वो मेटाबोरेट बना लेता है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। AgBO2 फॉर्म कर लेता है, तो इसकी वजह से Ag+ जो है वो वाइट क्रिस्टल वाइट कलर में आ जाता है, और बाकी जो कटायंस हैं वो कटायन फिर टेस्ट दे देते हैं। मतलब ये तो AgBO2 तो सिल्वर मेटाबोरेट है, तो ये तो वाइट कलर का होगा, बाकी फिर ये सब जो है ये सब कलर्ड होंगे, तो ये टेस्ट नहीं देता। 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, T कांस्टेंट है, रिवर्सिबल भी है, आइडियल गैस भी है। 2 लीटर टू 20 लीटर एट 300 केल्विन। द इंथैल्पी चेंज आइडियल गैस के लिए रिवर्सिबल हो या नहीं हो, NCP डेल्टा T है। अब डेल्टा T 0 है तो डेल्टा H 0 होगा। If the maximum concentration of PbCl2 in water is 0.01 मोलर, इतना डिज़ोल्व हो रहा है, मतलब अगर इतना डिज़ोल्व हुआ है तो PbCl2 अगर डिज़ोल्व होगा तो Pb2+ एक्वस और 2Cl- एक्वस में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इतना डिज़ोल्व हुआ मतलब ये 0.01 मोलर है
और ये 0.02 मोलर आ जाएगा। तो यहाँ से KSP फाइंड कर सकते हैं। KSP 0.01 इंटू 0.02 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये 4 इंटू 10⁻⁴, तो 4 इंटू 10⁻�6 आ जाएगा। अब देखो, इट्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन 0.1 मोलर NaCl। तो 1 मोलर अगर Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दें तो Pb2+ की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी KSP अपॉन Cl माइनस का स्क्वायर। तो KSP हमें पता है 4 इंटू 10⁻⁶, Cl माइनस हमें पता है 0.1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल्यूलोज इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज, सही बात है। इट हैज़ β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये भी सही है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग राउंड फाइबर्स बनाने में यूज़ करते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ डी ग्लूकोज इन द लैब, ये गलत है। लैब में हम इसको सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं अभी, ये जनरली नेचुरल पॉलीमर बोल सकते हो, ये दिस इज़ नेचुरल। तो ये अपने लिए करेक्ट है। ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इन्हें इतना डिटेल्ड तो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। एनीवे, लैक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस विद डाइल्यूट HCl। लैक्टोज किससे बनता है? लैक्टोज जो है वो है β14 गैलेक्टोसाइडिक लिंकेज। तो एक ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इन दोनों का डाइमर है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बन रहा है। फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस, x/m जो है दिस इज इक्वल टू Kp⁴1/n होता है, n इंटीजर है। हमें log x/m बोल रहा है, तो log ले लो, log x/m इक्वल टू log K प्लस 1/n log P। तो ये लीनियर आ रहा है, तो दिस वर्सेस दिस अगर लीनियर है, y इक्वल टू mx प्लस c लिख देते हैं। तो स्लोप क्या आ जाएगा? m मतलब 1/n, तो ये करेक्ट आंसर है। ओजोन डिप्लीशन टेक्स प्लेस एज दिस, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। स्लो स्टेप ये है, मतलब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब रेट जो होगा वो इसको K लिख देते हैं, इसको K2 लिख देते हैं। K2 टाइम्स O3 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू O की कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन O क्या है? O यहाँ पे इंटरमीडिएट है, तो ये हमें रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए इस रिएक्शन का यूज़ करेंगे जो कि इक्विलिब्रियम पे है, O2 इंटू O अपॉन O3। तो यहाँ से O की वैल्यू आ जाएगी, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, K2 O3, और O जो है ये आ रहा है कैपिटल K O3 अपॉन O2। तो ये पूरा बन गया K2 K O3 का स्क्वायर अपॉन O2। मतलब O3 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, O2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर -1 है, तो पूरा ऑर्डर क्या आ जाएगा? नेट ऑर्डर 2 - 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर इज़ 1। कंप्लीट द फॉलोइंग। अल्कोहलिक KOH और हीटिंग कर रहे हैं, तो A क्या बन जाएगा? A डबल बॉन्ड बन गया। NBS HNO के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो डबल बॉन्ड ऐसे अगर पोजीशन सेम रख रहे हैं हम, तो इधर बना लो, इधर या फिर उस साइड कहीं भी सेम बनेगा। फिर डबल बॉन्ड इधर है, तो फिर NBS के साथ Br लग गया। Mg Br के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, Mg के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, Mg Br बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। D2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो फिर D एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये। ऐसे तो D2O के साथ इस पोजीशन पे भी रिएक्शन होगी कुछ, बट एनीवे अभी हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आगे O3 के साथ रिएक्शन कराना है। और ZnH2O है, तो यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा तो एक तरफ, दोनों तरफ CHO ग्रुप बनेगा, और एक CHO के बगल में D है सेकंड पोजीशन पे। तो एक CHO के बगल में D है, और कितने कार्बन है? टोटल 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। तो ये करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। इन विच रिएक्शन द प्रोडक्ट इज़ नॉट करेक्टली गिवन। PHOCH3 है अगर, तो PHOCH3 में OCH3 कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। प्रोडक्ट कैसा बनाया हुआ? मेटा, जो कि गलत है, नॉट करेक्टली, तो ये नॉट करेक्टली। PHCO2H के साथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा रहा है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ध्यान रखना है, ये रिएक्शन अगर मॉडरेट या स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो उनके साथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, चाहे वो असाइलेशन हो या अल्काइलेशन हो, नहीं होगी, तो ये गलत है, नो रिएक्शन होना चाहिए इसमें। KMnO4 के साथ तो ये फॉर्म हो जाएगा
both A and B are correct options. This pin only magnetic moment value of CrCO6 कोबाल्ट क्रोमियम है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये तो न्यूट्रल है, तो क्रोमियम भी न्यूट्रल है। क्रोमियम होता है 4s2 3d5 4s1 सॉरी। तो CO क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करा देते हैं, तो 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो जाएगा। तो पेयरिंग या फिर ऐसा देख लो, मतलब 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो डेल्टा नॉट की वैल्यू हाइयर होगी, डेल्टा नॉट हाइयर होगा तो फिर सारे पेयरिंग हो जाएगी, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा। NH3 के साथ रिएक्शन करा रहा है तो P जो होगा वो सबसे पहले डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस बन जाएगा। जनरली हीटिंग करते हैं अमाइड के साथ, अमीन के साथ, तभी वो अमाइड बनता है, या फिर कैटलिस्ट Al2O3 के जैसा यूज़ कर सकते हैं। डबल बॉन्ड O NH2 बन गया, H2O डिपार्ट कर जाएगा। फिर हॉफमैन ब्रोमोआइड रिएक्शन करा रहा है तो इससे डायरेक्टली एक CO रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3NH2। तो CH3NH2 करेक्ट आंसर। Certain weak acid has a dissociation constant this, the equilibrium constant for its reaction with strong base। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मानो OH माइनस ही ले रहे हैं तो H2O प्लस A माइनस बनेगा। अगर आप इस रिएक्शन को पीछे से देखो तो ये रिएक्शन जो है वो A माइनस की डिसोसिएशन, मतलब KB फॉर A माइनस है। KB फॉर A माइनस जो है या कॉन्जुगेट बेस K इंटू KB, ये होता है हमेशा KW। K इंटू KB की जो वैल्यू होती है वो हमेशा KW के इक्वल होती है, तो यहाँ से KB इक्वल टू KW बाई KA आ जाएगा। K गिवन है हमें, ये तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 और 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये वैल्यू आ गया 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। P को हीट कर रहे हैं, QRS बन रहा है, X को हीट कर रहे हैं, YRS बन रहा है, P और X पूछा जा रहा है। AgNO3 को जब हम हीट करते हैं तो AgNO3 को हीट करने से Ag और NO2 फॉर्म होता है। AgNO3 को हीट करता है तो Ag NO2 और O2 बनता है। LiNO3 को हीट करते हैं तो अगेन Li2O और NO2 और इससे भी O2 बनता है। सेम प्रोडक्ट R और S तो सेम बन रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे AgNO3 से NO2 और O2 देख लिया। PbNO3 होल ट्वाइस को हीट करते हैं तो भी लगभग सेम प्रोडक्ट ही बनता है, मतलब PbO और NO2 और इससे भी NO2 और O2 बन जाता है, तो फिर ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। NaNO3 से नहीं बनता है, NaNO3 को जब हम हीटिंग करते हैं तो NaNO2 बनता है और O2 बन जाता है, तो इसमें तो ये नहीं फॉर्म होगा, बट इनमें तो हो सकता है फिर अगेन। तो ये ऑप्शन थोड़ा क्लियरली बनाया हुआ नहीं है, मे बी Q और Y के बारे में अगर कुछ बताते तो फिर हम कर सकते थे। CaNO3 होल्ड को इसको हीट करोगे तो NO2 और O2 ही मिलेगा, और मर्क्यूरी के बारे में ज़्यादा कहीं गिवन रहता नहीं है। टेबल शुगर सुक्रोज़ है, और सुक्रोज़ क्या रहता है, और डाइसैकेराइड है, डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज का। सही है, यही सही है बस। डाइसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज। हाँ, डाइसैकेराइड है डी ग्लूकोज मोनोसैकेराइड गलत। द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है, अमीनो एसिड्स के बीच में। तो जैसे ये एक अमीनो एसिड अगर ये यहाँ से टूटेगा तो ये C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, और इधर NH2 है ही, और ये भी एक अमीनो एसिड है, इधर NH2 बन जाएगा और CH3 और इधर CO2H, तो ये तो पेप्टाइड बॉन्ड है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये तो अमीनो एसिड है ही, और ये भी एक अमीनो एसिड दिख रहा है हमें, तो ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है। बट ये जो बॉन्ड है दिस इज़ नॉट बिटवीन अमीनो एसिड, ये केवल एक अमाइड बॉन्ड है ना। अमाइड बॉन्ड तो है, दिस इज़ अ अमाइड बॉन्ड, बट दिस इज़ नॉट अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि दिस इज़ नॉट एन अमीनो एसिड, है ना, ये केवल एक अमीन है, एनिलीन है, नॉट अमीनो एसिड। द पेयर दैट रिक्वायर कैल्सिनेशन जो है वो कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ऑक्साइड और उसका करते हैं। जैसे कि कार्बोनेट है, ऑक्साइड है, तो इसका हो जाएगा, ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, तो इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा।
विच और इज़ नॉट रेजोनेंस फॉर्म ऑफ फेनोलेट आयन। फेनोलेट आयन का अगर हम रेजोनेंस बनाएंगे तो ये इधर गया, एक नेगेटिव यहाँ पे शो कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर बन गया, ए वाला बनता हुआ दिख रहा है हमें, तो ए तो सही है। फिर ये अगर इधर आएगा तो इससे ये बन जाएगा, तो दूसरा स्ट्रक्चर ये भी सही बन रहा है, ए भी तो करेक्ट आंसर दिख रहा है हमें। अब बी से अगर हम आगे बढ़े तो ये नेगेटिव इधर आएगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये नेगेटिव यहाँ पे भी आ सकता है, तो सी भी करेक्ट आंसर है ना। डी, अब ये नेगेटिव अगर इधर आता है तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये नेगेटिव इधर आ जाएगा। नेगेटिव तो सही दिया है, बट ओ माइनस यहाँ पे गलत दे दिया, यहाँ पे ओ माइनस नहीं था, यहाँ सॉरी यहाँ पे ओ माइनस गलत दे दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो फिर ये गलत ऑप्शन होगा। द एडिशन ऑफ Br2 टू ई ब्यूटुइन, ई का मतलब है कि ट्रांस के जैसा है, तो ये ई ब्यूटुइन ऐसा हो गया। तो Br2 का जो एडिशन होता है वो एंटी एडिशन होता है, मतलब एक Br अगर बाहर लग रहा है तो एक Br अंदर लगेगा। अब इसमें केवल हमें नेमिंग करनी है, जैसे Br है तो इस सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है 1, फिर इधर वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, फिर ये 3, तो 1 2 3 है, तो ये क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो ये करेक्ट हो गई। एक तरफ आर है और दूसरी तरफ देखते हैं, जब इधर Br लगा हुआ है तो इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये आर आ रहा है, बट क्योंकि Br अंदर है, हाइड्रोजन बाहर है, तो इसका उल्टा कर देंगे एस, तो एक आर है और एक एस है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो होपफुली क्लियर होंगी आपको चीज़ें।